नोट करना है, रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस साल कर लोगे। रिएक्शन जो तुमने पढ़ी है ना, जितनी रिएक्शन तुमने पढ़ी है, उन्हीं के मैकेनिज्म, जो कन्वर्जन वगैरह हमने की है ना, हर एक रिएक्शन कैसे हो रही है, उससे रिलेटेड मैकेनिज्म। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान सुनना है। लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी भेज दिए हैं इसके, 15-16 लेक्चर शायद मैंने भेजे हैं इसी ग्रुप में, तो उसको पढ़ के फिर करना यहाँ पे अटेंड, तो उससे ज्यादा समझ आएगा, अच्छा समझ आएगा, फिर क्वेश्चन जो होंगे अटेम्प्ट कर पाओगे आसानी से। रिएक्शन मैकेनिज्म, कोई भी रिएक्शन हो रही है उसका क्या मैकेनिज्म होगा, उसका क्या मैकेनिज्म होता है, उसके लिए ध्यान रखना हमारे पास ये दो चीजें होती हैं। पहले तो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट यानी मेन रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट जो हमारा मेन रिएक्टेंट होगा, और इस पे अटैक करेगा जो सबस्ट्रेट ना, उसे कहेंगे अटैकिंग रेजेंट। जो अटैक कर रहा है इसके ऊपर उसे कहेंगे अटैकिंग रेजेंट। जैसे बेंजीन है, बेंजीन पे Cl प्लस अटैक कर रहा है, बेंजीन सबस्ट्रेट, Cl प्लस अटैकिंग रेजेंट। अटैकिंग रेजेंट मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है ना, जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ाए थे। उसके बाद अब इसमें क्या होगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट भी मिल सकता है, या फिर इंटरमीडिएट मिले पहले और फिर मिल जाए प्रोडक्ट। क्या पता इंटरमीडिएट ना मिले, डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल जाए। और यहाँ पे हम सॉल्वेंट जरूर लेते हैं, सॉल्वेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सॉल्वेंट जनरली दो लेते हैं, मैं अभी यहाँ पे एक शो कर रहा हूँ। क्या होता है कि इन दोनों को पास लाने के लिए, नहीं तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे, इन दोनों को पास लाने के लिए एक सॉल्वेंट में डिप करते हैं ताकि रिएक्शन आसानी से हो सके, तो इसलिए सॉल्वेंट लेते हैं हम जरूर। तो सॉल्वेंट सॉल्वोलिसिस के लिए, ताकि दोनों जो सबस्ट्रेट और अटैकिंग एजेंट है पास आ सके और रिएक्शन हो सके। फिर एक बनेगा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट्स मैंने तुम्हें पढ़ाए हुए हैं, कौन कौन से इंटरमीडिएट्स हैं? कार्बोकटायन, कार्बोकटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल, ये सब क्या थे? इंटरमीडिएट। या फिर इसके अलावा जो और भी कराए हैं, कार्बीन, नाइट्रीन, वो भी इंटरमीडिएट का काम करते हैं, वो भी किस काम करेंगे? इंटरमीडिएट का। फिर बनेगा यहाँ पे एक प्रोडक्ट, फिर यहाँ बन जाएगा एक प्रोडक्ट, ये बन गया प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बन गया मेन रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट हो सकता है रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट बना। तो इंटरमीडिएट अगर बन रहा है इसका मतलब ट्रांजिशन, अब रिएक्शन जो हुई है इस एनर्जी लेवल डायग्राम के थ्रू प्रोसीड करेगी, पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, यहाँ प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। अगर एक इंटरमीडिएट है, अगर एक इंटरमीडिएट है ना, तो रिएक्शन ऐसे, मान लो मैं ये मान रहा हूँ कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इस तरह से प्रोसीड करेगी। ये यहाँ पे रिएक्टेंट, ये यहाँ प्रोडक्ट, और बीच में बना इंटरमीडिएट, कोई कोई भी होता है, मे बी कार्बोकटायन, और इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसे क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। जो हाईली अनस्टेबल है, एनर्जी ज्यादा है, हाईली अनस्टेबल है। और ये ट्रांजिशन स्टेट जो है ना, किसको रिजेंबल करेगी? मान लो मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हें, एक है हेमंड्स पोस्टुलेट। तो ट्रांजिशन स्टेट किसको रिजेंबल, ये एनर्जी लेवल डायग्राम सबको समझ आ गया ना? एनर्जी लेवल डायग्राम, एक ट्रांजिशन इंटरमीडिएट, स्टेट आई पे तो भी है? दो ट्रांजिशन स्टेट। आई पे भी होगी क्या? हाँ आई है ना, तो आई बन रहा है, तो इसके बीच में ये ट्रांजिशन स्टेट है, जो पीक है ना वो ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये ट्रांजिशन स्टेट, दो ठीक है ट्रांजिशन सर। स्टेट। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। मान लो अगर 10 इंटरमीडिएट है, अगर 10 इंटरमीडिएट है तो कितनी ट्रांजिशन स्टेट्स होंगी, मिनिमम और मैक्सिमम? सर मिनिमम और मैक्सिमम कितनी ट्रांजिशन? प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। हाँ मयंक बिल्कुल सही है। अगर 10 ट्रांजिशन स्टेट है, तो 10 अगर इंटरमीडिएट है तो ट्रांजिशन स्टेट, जैसे रिएक्टेंट है ना, फिर इंटरमीडिएट, फिर इंटरमीडिएट टू, ये इंटरमीडिएट 1, इंटरमीडिएट 2, इंटरमीडिएट 3, इंटरमीडिएट 4, ऐसे ही। या मैं 4 ले रहा हूं इधर, मान लो 4 मैंने शो किया। तो ट्रांज 4 अगर इंटरमीडिएट है तो कितनी ट्रांजिशन स्टेट तुम्हें दिख रही है? 1, 2, 3, 4 और ये 5। जितने इंटरमीडिएट, उससे एक ज्यादा होगी ट्रांजिशन स्टेट। मिनिमम और मैक्सिमम अगर मैं पूछूं कितनी होंगी, मैक्सिमम कितनी होंगी? अगर 4 इंटरमीडिएट है तो, 4 इंटरमीडिएट है तो मिनिमम ट्रांजिशन स्टेट कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी होंगी? बताओ सोच के जल्दी से इसका आंसर।
हाँ, बोलना किसी को आंसर अब। अगर 4 इंटरमीडिएट है तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी होगी? हाँ, कशिश का बिल्कुल सही आंसर है 5 एंड 10। 5 एंड 10 देखो, ट्रांजिशन स्टेट 1 जो है और 2 3 4 5, 5 दिखा दी, 5 तो मिनिमम होंगी ही होंगी। अगर ये ट्रांजिशन स्टेट सारी जो हैं, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इन सबकी मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगी, इसलिए 10 हो जाएगा। 5 एंड 10 आंसर आएगा। ये सबको समझ आ गया कि नहीं? 5 एंड सर 10 फिर कैसे से हैं? बता अगर दो। ये ट्रांजिशन स्टेट जो है ऑप्टिकली एक्टिव है तो इनकी मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगी। समझ गए कि नहीं? ये ऐसे ही अगर 10 इंटरमीडिएट है तो 10 इंटरमीडिएट है तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी होंगी? मिनिमम मैक्सिमम? 11 एंड 20। हाँ, 11 होंगी ट्रांजिशन स्टेट मिनिमम और 22 मैक्सिमम। सही ना, 22 मैक्सिमम, 11 एंड 22। हाँ रहा। एक चीज पूछनी है। हाँ, सर अगर हमारे सारे इंटरमीडिएट सेम हो जाए तो? सेम कभी होंगे ही नहीं ना, फिर तो रिएक्शन प्रोडक्ट ही बना देगी ना। पहला और दूसरा मान ले सेम है तो दूसरा बनेगा ही क्यों? नहीं सर, जैसे एक कार्बोकैटायन बना, मान लेते हैं, मतलब मिथाइल कार्बोकैटायन बना, फिर अगले में इथाइल कार्बोकैटायन बना, तो फिर मतलब कार्बोकैटायन ही बन रहा है ना सर हर केस में, तो ट्रांजिशन स्टेट कहाँ है? एक मान ले ये बना, पहला बना तेरा कार्बोकेटायन, ये बन गया C3H7+। अब ये रीअरेंज होके ये बनेगा तो दोनों डिफरेंट बनेंगे ना। ये रीअरेंज होके इसमें जाएगा कि नहीं? यस सर, जा सकता है। हाँ, तो फिर ये दो अलग अलग इंटरमीडिएट बनेंगे ना, ये सेम थोड़ी बनेगा इंटरमीडिएट। ओके सर। चलो नेक्स्ट स्टेप है, जैसे एक रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है, एक ही स्टेप में हो रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, तो इसमें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट होगी, नो इंटरमीडिएट। इसमें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट होगी, नो इंटरमीडिएट। पोटेंशियल एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो इसमें पूछते हैं कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट है वो किसको रिजेंबल कर रही है। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन है एंडोथर्मिक, तो कर वैसा बनेगा। तो यहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट किसको रिजेंबल कर रही है? बताओ ये, पहले केस में दूसरे केस में ट्रांजिशन स्टेट किसको रिजेंबल करेगी? देखो वेदांत का बिल्कुल सही है ये। पहले केस में ट्रांजिशन स्टेट जो है किसको रिजेंबल करेगी? जिसके क्लोज आई यानी रिएक्टेंट। दूसरे केस में ट्रांजिशन स्टेट किसको रिजेंबल करेगी? जिसके क्लोज आई यानी प्रोडक्ट्स। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट जो है रिजेंबल करेगी प्रोडक्ट को, और एक्सो में रिएक्शन को, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये रिजेंबल करेगी किसको? रिएक्टेंट्स। यही है हेमंड्स पोस्टुलेट। एक्सक्यूज मी सर। हेमंड्स पोस्टुलेट जो है, दिस गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांजिशन स्टेट। इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल्स रिएक्टेंट्स। इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? ज्यादा प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्ट होंगी किसमें? ट्रांजिशन स्टेट में, रिएक्टेंट की। इस केस में ट्रांजिशन स्टेट के अंदर ज्यादा प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्ट होंगी प्रोडक्ट की। समझ गए कि नहीं? है ये हेमंड्स पोस्टुलेट है। हाँ, किसी को पूछना है? यस सर, तो जैसे पहला ग्राफ है उसमें रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो ग्राफ है उस पर अगर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा तो क्या वो ट्रांजिशन स्टेट में नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होगी ना वो से बोलेंगे ट्रांजिशन। ये सर तो फिर वो कन्वर्ट हो रहा है पॉइंट अभी। को, सर फिर उस पॉइंट को स्टेज में क्या कहेंगे? ये वाला पॉइंट जैसे, यस सर। इसको बस यही बोलेंगे कि रिएक्टेंट जो है ट्रांजिशन स्टेट की तरफ प्रोसीड कर रहा है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसकी। जब तक यहाँ नहीं आएगा, मतलब कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए। यहाँ आते ही ना, अगर मान ले इतनी एनर्जी दी हमने, तो यहाँ आते ही दोबारा रिएक्टेंट ही बना देगा। यहाँ आते ही रिएक्टेंट ही बना देगा दोबारा। जब तक इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी ना यहाँ तक, तब तक कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है इसकी। अच्छा यस सर। चलो ये हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत इसका आइडिया दे दिया रिएक्शन मैकेनिज्म का। अब हम करेंगे इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन के अंदर पहला टाइप इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हर एक में 3 3 टाइप्स होंगे।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हमें पढ़ना है, टाइम लगेगा इसके अंदर। दूसरा हमें पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तीसरा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये 3 पढ़ने हैं इसके अंदर डिटेल में, हर एक में टाइम लगेगा। या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल, एक प्लस वाला रिएजेंट हटेगा, दूसरा प्लस वाला रिएजेंट आ जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब एक नेगेटिव वाला रिएजेंट हटेगा, दूसरा नेगेटिव वाला रिएजेंट आ जाएगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मतलब एक फ्री रेडिकल हटेगा, दूसरा फ्री रेडिकल आ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये टिपिकली हम देखेंगे बेंजीन के अंदर। क्यों है, इसके रीजन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे हम एल्काइल हैलाइड्स के अंदर, एल्कोहल्स के अंदर, और एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स, ये इनके अंदर होगी। ये ऐसे क्वेश्चन कॉमन है, पेपर में पूछेंगे कि ये वाली रिएक्शन कौन शो करेगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एल्केन्स के अंदर होगी, ये एल्केन्स के अंदर होगी। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, टाइम लगेगा इसमें काफी करवाने में। दूसरा एडिशन रिएक्शन, या तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, या न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, या फ्री रेडिकल ऐड होगा। इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टिपिकल रिएक्शंस होंगी एल्कीन्स की और एल्काइंस की। टिपिकल रिएक्शंस इनके लिए होंगी, एल्कीन के लिए और एल्काइन के लिए। इलेक्ट्रो यानी इनमें इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल इनमें पहले अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टिपिकल रिएक्शन होगी एल्डिहाइड और कीटोन की टिपिकल रिएक्शन होगी। फ्री रेडिकल एडिशन जैसे एंटी मार्कोनिक्स रूल है स्पेशली, उसके अंदर शो होगा एल्कीन्स के अंदर। तो ये कम होता है, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है था। लेकिन हाँ, जो रिएक्शन मैं बताऊंगा एंटी मार्कोनिक्स रूल या खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कम है, टाइम कम लगेगा। थर्ड है, थर्ड हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा एडिशन फिर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस 3 टाइप्स की, अल्फा, बीटा और गामा, 1 1 और अल्फा एलिमिनेशन। यानी जैसे मैं अगर बात करूं, इसमें मान लो एल्काइल हैलाइड है, तो जिस कार्बन से हेलोजन हटेगा वहीं से एच हटेगा, इसका मतलब अल्फा है। इसलिए लिखा 1 से हेलोजन हटा तो 1 से ही हाइड्रोजन हटा। फिर 1 2 और बीटा, जिस कार्बन से हेलोजन हटेगा उसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा, ये मतलब है। 1 3 और गामा, अब समझ आ गया होगा। 1 से और 3 से जो ग्रुप हटेंगे, चाहे दोनों ग्रुप सेम हो या डिफरेंट हो, वो 1 और 3 से हटेंगे, 1 और 3 से हटेंगे। और 1 2 और बीटा में टाइप्स 3 है। E1 एलिमिनेशन, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, क्लियर। एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, इसमें क्या होगा, एलिमिनेशन बाइमोलिकुलर, एलिमिनेशन कंजुगेट बेस, E1CB मतलब क्या इसका, एलिमिनेशन होगा यूनिमोलिकुलर बाय कंजुगेट बेस एडिशन, इस तरह से। E1CB बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह देखने को मिलेगा ये, ठीक है ना। अब E1 के अंदर कार्बोकटाइन ही बनेगा, कार्बोकटाइन ही बनेगा। सेडजेव्स रूल सबने पढ़ा हुआ है कि नहीं, सेडजेव्स रूल रिएक्शंस के अंदर होगा। यस सर। E1 के अंदर सेडजेव्स रूल लगेगा कार्बोकटाइन। E2 के अंदर भी इसके अंदर सेडजेव्स रूल लगेगा, E2 के अंदर भी सेडजेव्स रूल लगेगा, लेकिन कार्बोकटाइन नहीं बनेगा, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट आएगी। सेडजेव्स रूल ही लगेगा इसमें 4 केसेस को छोड़ करके, 4 केसेस हैं उनको छोड़ करके। वो 4 केसेस कौन से मैं बता दूंगा। सेडजेव उनके क्वेश्चन काफी आए हुए नीट में भी और IIT एडवांस मेंस में भी। और E1CB के अंदर, E1CB के अंदर कार्ब एनायन बनेगा इंटरमीडिएट, कार्ब एनायन, और इसमें हॉफमैन्स रूल फॉलो होगा, हॉफमैन्स रूल फॉलो होगा। बस इतना ध्यान रखना है एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर। एलिमिनेशन रिएक्शन में एक बार जल्दी से इसको 1 मिनट के अंदर रिकॉल कर लो, जल्दी से जो मैंने पढ़ाया है ना, एक बार जल्दी से नजर मार लो, फिर आगे करेंगे रीअरेंजमेंट, आइसोलेशन, जल्दी से देख। मयंक, E2 जो है एलिमिनेशन बायमोल्यूलर है। E2 का मतलब है एलिमिनेशन बायमोल्यूलर, E1 मतलब एलिमिनेशन यूनिमोल्यूलर। बताएंगे जल्दी से, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।
पूछना किसी को कुछ? सर ये एसआर रूल और एचआर रूल क्या है? सेट-जेप्स रूल है ना, एसआर मतलब सेट-जेप्स रूल, ये मैंने बताया हुआ है नेम रिएक्शंस में, या नेम रिएक्शंस में होगा ये, हाँ नेम रिएक्शंस में होगा। नेम रिएक्शन वाले लेक्चर थे ना जो मैंने भेजे हैं, जो आदित्य, यस सर, हाँ यस सर। उसमें है, शायद लास्ट के लेक्चर्स में होगा सेट-जेप्स रूल। और ऐसे ही ओके सर। हॉफमैन्स रूल, ये है हॉफमैन्स रूल, वो जरूर पढ़ लेना भाई। नेम रिएक्शन, इस लेक्चर, ये लेक्चर ज्यादा अच्छे समझ आएंगे अगर रेजोनेंस वगैरह बनाना आता है स्ट्रक्चर और नेम रिएक्शन वगैरह पता है। ये हॉफमैन्स रूल, ये हॉफमैन्स रूल है, इसके जस्ट ऑपोजिट होता है सेट-जेप्स रूल। सेट-जेप्स रूल के सब जस्ट ऑपोजिट ये E1CB, एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस यूनिमोलुलर, एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस यूनिमोलुलर। E1 के अंदर हमेशा कार्बोकेटाइन बनेगा, E2 में ट्रांजिशन स्टेट आएगी, सेट-जेप्स रूल फॉलो होगा, E1CB में कार्बन आयन बनेगा, E1CB में कार्बन आयन। नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट आ गया जैसे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। बहुत सारी रिएक्शंस हैं ये, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। जैसे रीअरेंजमेंट होती है कार्बोकेटाइन के अंदर, मान लो कार्बोकेटाइन ये बना, मैंने बता रखा तुम्हें, कार्बोकेटाइन ये बना, इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या होगा, अगर ये प्लस यहां से यहां पे आ जाए, और वो आएगा भी बाय शिफ्टिंग ऑफ एच। मैंने बता रखा तुम्हें एच की शिफ्टिंग कैसे होती है, CH लिखा, ये H माइनस ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये H माइनस चला जाएगा इसके पास और प्लस आ जाएगा बीच वाले कार्बन। और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन 6 बनेंगे, 6 बनेंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, 3 ये रहे अल्फा हाइड्रोजन, तो इसलिए 6 बनेंगे इसमें। और इसमें कितने बन रहे थे जब प्लस यहाँ था, सिर्फ 2 ही बन रहे थे, 2 हाइड्रोजन थे इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन। तो इसलिए ये रीअरेंजमेंट में काउंट होगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ऐसे ही फिफ्थ, अभी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसोमराइजेशन इसमें क्या है, जैसे अगर मैंने तुम्हें दे दिया से पेंटेन दे दिया, पेंटेन में एनहाइड्रस AlCl3 डाला, हल्का सा पानी, तो इससे क्या होगा, मिथाइल जो है अपनी पोजीशन एक छोड़ देगा और ये लग जाएगा जाके सेकंड पोजीशन पे। इसे बोलते हैं आइसोमराइजेशन। क्या मिल जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। पेंटेन से क्या मिल जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये आइसोमराइजेशन। ऐसे ही एक एग्जांपल मैंने ये ले ली, एक एग्जांपल और, जैसे मैंने लिया से प्रोपाइल क्लोराइड या ब्यूटाइल क्लोराइड, इसमें डाल दिया एनहाइड्रस AlCl3, तो एनहाइड्रस AlCl3 हेलोजन को कैरी करके सेकंड पोजीशन पे लगा देंगे, 2 क्लोरोप्रोपेन मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। ये क्या है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाएगा, ये 5 रिएक्शंस हो गई है, 5 हो गई है, छठी रिएक्शन, सिक्स्थ रिएक्शन आ गई हमारी, रीअरेंजमेंट हो गई, एलिमिनेशन, आइसोमरेशन, फिर कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन इसमें पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, यानी दो मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे, दो मॉलिक्यूल्स सेम टाइप के और डिफरेंट टाइप के ऐड होंगे विद एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, CO2, इथेनॉल, इस टाइप, या एमोनिया, छोटे मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे। दो मॉलिक्यूल कंडेंस करेंगे, ऐड होंगे, छोटे मॉलिक्यूल्स बाहर निकल सकते हैं जैसे वाटर, CO2, इथेनॉल, एमोनिया, इस टाइप से। तो ये होंगी कंडेंसेशन रिएक्शन। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ी है तुमने, बेंजोइन कंडेंसेशन पढ़ी है, इस टाइप से। नेक्स्ट आ गया पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। इसकी एग्जांपल ये भी तुमने नेम रिएक्शन में पढ़ा होगा। कौन सी रिएक्शन है, पेरिसाइक्लिक, इसमें हाफ साइकिल बनेगी पहले ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। जैसे डायल्स एल्डर रिएक्शन, डायल्स एल्डर रिएक्शन, ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगी। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर एग्जांपल मैंने ये दिया होगा, तुम्हें ध्यान होगा, ब्यूटा 1,3 डाइल लिया प्लस प्रॉप 2 इन 1 ले लिया, इसमें ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा CHO, ये विड्रॉ किए इसने इलेक्ट्रॉन, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन भी इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी इधर जाएंगे। तो बस तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाने हैं, गर्म करने पर पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, बॉन्ड बना देंगे बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके ये बॉन्ड बनकर ये आंसर आ जाए। ट्रांजिशन स्टेट नहीं दिखा रहा मैं इसमें, ये आ गया और साथ में CH, ये डायल सेल्टर रिएक्शन। यहाँ पे बस ध्यान रखना, ये होता है डाइइनोफाइल। ये क्या है, डाइइनोफाइल, जो डाइइन पे अटैक करेगा, दिस इज कॉल्ड एज डाइइनोफाइल, जो डाइइन पे रिएक्ट करेगा, जो डाइइन पे अटैक करेगा, डाइइनोफाइल। और ये डाइइन है, ये डाइइन है, ब्यूटा 1,3 डाइइन। तो ये डायल सेल्टर रिएक्शन है, 11th क्लास के तो कोर्स में बोर्ड स्कूल में नहीं पूछेंगे। तो यहाँ पे
विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, मैं डिटेल में लूंगा इसको। यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए तो रिएक्शन फास्ट होगी, और यहाँ होना चाहिए डोनेटिंग, इसमें होना चाहिए डोनेटिंग ग्रुप। एक में डोनेटिंग यानी डाइईन के अंदर डोनेटिंग ग्रुप हो, डाइइनोफाइल के अंदर विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो रिएक्शन फास्ट होती है। ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। लास्ट है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ये तो 12th क्लास में चैप्टर है पूरा पॉलीमर्स का। ये 8 टाइप की रिएक्शंस जो हमें स्टडी करते हैं, क्लियर? ये 8 टाइप की रिएक्शंस है जो स्टडी करनी है, ठीक? अब एक रिएक्शन में तुम्हें यहाँ पे जो हमें स्टार्ट करना है आज, वो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये स्टार्ट करना है। अब इसमें ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन से कंपाउंड शो करते हैं और क्यों शो करते हैं। कभी भी न्यूक्लियोफाइल होगा हमारे पास, जैसे इथीन, इथाइन, बेंजीन, ये क्या है? ये सब न्यूक्लियोफाइल्स हैं क्योंकि दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है। इनको, इन इलेक्ट्रॉन्स को, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑलमोस्ट फ्री है, इनको देखकर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, सही ना? इनको देखकर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ई प्लस, है ना? ई प्लस इनको देखकर अटैक करेगा, ई प्लस इनको देखकर अटैक करेगा तो रिएक्शन होगी। इथीन, इथाइन, बेंजीन तीनों में पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इनको इलेक्ट्रॉन्स को देख करके पॉजिटिव वाला एजेंट अटैक करेगा। ये है न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल। इनको देख करके, इन इलेक्ट्रॉन्स को देख करके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक कर रहा है, ये पता लग गया कि इनकी रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक होंगी। इथीन की, इथाइन की, यानी एल्कीन की, एल्काइन की और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक होंगी। ये नहीं पता है कि रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी कि सब्स्टिट्यूशन होगी, रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी कि सब्स्टिट्यूशन होगी। तो इसके लिए जैसे इथीन लिया, इथीन ले लो, प्रोपीन ले लो, कोई भी एक एल्कीन ले लिया, कोई भी एक एल्कीन ले लिया, इस पे अटैक कराया मैंने, ये H, एक H को जानबूझ के मैंने ऐसे लिखा है। अगर मान लो मैंने इस पे अटैक कराया से NOCl का या NOBr का अटैक कराया है, अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तो H प्लस हटेगा, उसी का NO प्लस आ जाएगा, H प्लस हटेगा, NO प्लस आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा ये, आंसर ये आ जाएगा। H प्लस हट गया, NO प्लस आ गया। ये हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर यहाँ पे ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये मैंने NO प्लस क्यों बनाया, Br प्लस क्यों नहीं बनाया? NO प्लस बनाने का क्या कारण है? NO प्लस और Br माइनस में क्यों ब्रेक किया इसको? इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करना था ना। तो Br प्लस भी तो बनता ना, Br प्लस भी तो बन सकता। H प्लस हट के Br प्लस अटैक कर देता, ब्रोमोनियम आयन। ये ऐसे ही क्यों टूटा, NO प्लस और Br माइनस में? बोलो, सोच के आंसर दो इसका एक बार। हाँ, निकाला किसी ने आंसर? देखो बहुत सिंपल सा केस है, NO प्लस और Br माइनस में तोड़ने का ना। NO प्लस अगर मैं ब्रेक करता हूं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3, तो ये स्टेबल जा रहा होता है। और NO माइनस और Br प्लस में ब्रेक करते हैं इसको, तो उस केस में NO माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 आएगा, तो इसलिए ज्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है ना? बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इस वजह से NO प्लस और Br माइनस में ब्रेक करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी तो आंसर आ गया, NO आ जाएगा। और अगर अगर इसमें एडिशन होगी, अगर एडिशन होगी, ध्यान देंगे, अगर एडिशन हो रही है तो क्या होगा देखेंगे। अब इलेक्ट्रॉन गए इधर, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन इधर गए, ऐसे मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन इधर गए NO प्लस और Br माइनस को देखकर, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो आ जाएगा CH2 प्लस CH2NO, ये आ गया। और उसके बाद ये स्लो स्टेप होता है, ये स्लो स्टेप होता है क्योंकि हम एक बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं ना, तो थोड़ा स्टेप स्लोली होगा, तो इसलिए ये आंसर आ गया। और अगर मैं इसमें अब Br माइनस अटैक कर दूंगा, Br माइनस अब अटैक करेगा,
पहले NO+ ने क्यों अटैक किया? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स को देखकर प्लस वाला पहले अटैक करेगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। अब उसके बाद Br- अटैक करेगा तो आंसर ये आ जाएगा। यहाँ पे Br आ गया और यहाँ पे आ गया NO, यहाँ NO आ गया, तो ये आ गया। अब डिफरेंशिएट करो, अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती तो क्या आया? प्रोडक्ट ये। और अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुई है तो आंसर ये है। कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल? विच प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल? बताओ विच प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट वन और सेकंड, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है? सर सेकंड। हाँ, रीजन क्या है? सर नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है। नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है। प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में क्या डिफरेंस आया? टू स्टेप रिएक्शन है RDS। आदित्य, ऐसा नहीं कि बिल्कुल गलत बोला तूने, ध्यान देना इधर। देखो, रिएक्टेंट ये था हमारे पास, प्रोडक्ट ये है। रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना तो इसमें एक CH बॉन्ड टूटा और एक CNO बॉन्ड बन गया, यानी सिग्मा बॉन्ड टूटा, सिग्मा बॉन्ड बन गया। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर, सिग्मा बॉन्ड ही टूटा, सिग्मा बॉन्ड बन गया। लेकिन जब तुमने प्रोडक्ट बनाया तो उसमें क्या हुआ? एक वीक पाई बॉन्ड टूटा, चेक कर लो प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड नहीं है, एक वीक पाई बॉन्ड टूटा और दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बने, तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, एनर्जेटिकली फेवरेबल ज्यादा है। क्लियर? एनर्जेटिकली क्या है? फेवरेबल ज्यादा है। कोई डाउट? नो सर। है ना, एनर्जेटिकली फेवरेबल क्या है? ज्यादा है। तो ये रीजन है इसका। देखो, इसके अंदर एक, मान लो मैंने सिग्मा बॉन्ड तोड़ा, इसमें 100 किलो जूल एनर्जी दी मैंने, 100 किलो जूल एनर्जी दी। इस केस की बात कर रहा हूँ। इसमें मान लो CNO बॉन्ड बना और इसमें 80 किलो जूल रिलीज हो गई, तो नेट तो हमें 20 किलो जूल लगभग एनर्जी देनी पड़ी ना, तो ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। लेकिन अब इस केस में क्या हुआ? जब मैंने एक वीक पाई बॉन्ड को तोड़ा, मान लो मैंने 30 किलो जूल एनर्जी दी, 30 किलो जूल, 30 किलो से ज्यादा लेना पड़ेगा, मान लो 60 किलो जूल एनर्जी दी, क्योंकि ये तो ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एनर्जी के बराबर आ जाएगा, पाई बॉन्ड तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है उससे। तो इसमें मान लो 60 किलो जूल एनर्जी दी मैंने, 60 किलो जूल एनर्जी दी, है ना, 60 किलो जूल अगर मैंने एनर्जी दी और दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बने, एक के बनने में मान लो 100 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, तो दो बने हैं तो 200 किलो जूल रिलीज हुई, 100 यहाँ पे 100 यहाँ पे, 200 रिलीज हुई, 60 तुमने दी थी तो नेट रिलीज हुई 140। तो उसमें तो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, एनर्जेटिकली ये फेवरेबल ज्यादा है। क्लियर? एनर्जेटिकली दिस इज मोर फेवरेबल, इसलिए ऐसा होता है। एनर्जेटिकली दिस इज मोर फेवरेबल, इसलिए ऐसा होता। कोई डाउट किसी को? इसलिए एल्कीन्स की रिएक्शंस, एल्काइंस की रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगी, इसलिए एल्कीन्स की रिएक्शंस, एल्काइंस की रिएक्शन क्या होंगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी। और ऐसी बेंजीन आया अगर, अब बेंजीन में क्या होगा? इसमें एडिशन नहीं होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी। बहुत सिंपल सा तरीका, अगर तुमने सब्स्टिट्यूशन एडिशन किया तो तुम्हें पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी खत्म, इसका जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए इसलिए इसके अंदर क्या होगा? E+ आएगा, H+ हटा और E+ अटैक कर देगा, ये आंसर आ जाए। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। पूछते हैं व्हाई बेंजीन शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाई बेंजीन शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपल सा आंसर होना चाहिए तुम्हारा। रीजन क्या है इसका? बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन, बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन it shows electrophilic substitution, because of delocalization of pi electrons in benzene it shows electrophilic substitution reaction। ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नहीं होती? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। रीजन बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन, ये आंसर आ जाएगा। चलो अभी स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, रीजॉइन कर लेना।